नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पिछले कुछ समय से असम के मुख्यमंत्री इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें और पोस्ट शेयर कर रहे थे जिनमें पुलिस अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर वापस उनके देश भेजती हुई दिखाई दे रही थी। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि उनकी सरकार असम में बाहरी लोगों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बहुत कड़ाई के साथ, बहुत सख्ती के साथ काम कर रही है। लेकिन इस बीच अवैध घुसपैठियों से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों सोचिए, आप अपने घर में आराम से रह रहे हैं, आपका जन्म इसी देश में हुआ, आपके माता पिता यहीं पैदा हुए, आप यहीं पले बढ़े, स्कूल गए, शादी हुई और अचानक एक दिन पुलिस आपके घर आती है और कहती है तुम इस देश के हो ही नहीं, तुम चोरी छिपे किसी दूसरे देश से आए हो, चलो अब जेल चलो। आपको कैसा लगेगा? आपका तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा अचानक से। कुछ ऐसा ही हुआ असम की 4 महिलाओं के साथ। लेकिन अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर अहम बयान दिए। तो सबसे पहले आप उन महिलाओं के बारे में जान लीजिए जिन्हें अवैध घुसपैठिया बताया गया, डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया। इनके नाम है सर भानु बेगम, सलेहा खातून, बसीराम नीसा और मुस्त नुरेजा बेगम। ये चारों असम की रहने वाली हैं। असम हमारे देश का ही एक राज्य है। वहां एक विशेष कोर्ट है जिसे फॉरेन ट्रिब्यूनल कहते हैं। इस कोर्ट का काम ये देखना होता है कि कहीं कोई बाहरी देश से बिना बताए भारत में आकर तो नहीं रह रहा। और इस स्पेशल कोर्ट ने कुछ समय पहले इन चारों महिलाओं को विदेशी यानी अवैध प्रवासी घोषित कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ये भारत की नागरिक है ही नहीं और इन्हें वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। इसके बाद इन औरतों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया। और जिन्हें डिटेंशन सेंटर्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक तरीके की जेल होती है। यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जिन पर दूसरे देश का होने का ठप्पा लग जाता है। ये महिलाएं पिछले कई सालों से जेल में बंद है और रो रो कर कह रही थी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बचा लो। और डिटेंशन सेंटर्स को लेकर तो ऐसी बहुत सी रिपोर्ट सामने आई ही हैं। असम के डिटेंशन सेंटर्स का क्या हाल है, किस तरीके से वहां पर लोग रहते हैं और किस स्थिति के अंदर लोग वहां पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोचिए, कुछ महिलाएं जो खुद कह रही है कि हम भारतीय हैं, हमारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब यहीं पर बीता है, फिर भी आप हमें जो है वो विदेशी कैसे बचा सकते हैं। ऐसी महिलाएं जेल के अंदर रही, काफी परेशान थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये भारत की थी तो इन्हें विदेशी क्यों मान लिया गया। दरअसल इन महिलाओं का कहना था कि वो जन्म से ही भारत में रही, उनके माता पिता भी भारतीय थे, उनके नाम सरकारी वोटर लिस्ट में भी है और उनके पास सरकारी कागज भी हैं। लेकिन सरकारी बाबू और कोर्ट का कहना था कि उनके कागजातों में कुछ कमियां हैं, जैसे किसी कागज में नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी की में जन्म की तारीख का मिलान जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। बस इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से उन्हें सीधे विदेशी बता दिया गया। जब असम की जो छोटी अदालत थी और हाई कोर्ट थी उन्होंने इनकी बातें नहीं सुनी तो इन लोगों ने हार नहीं मानी। ये पहुंच गई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। शुक्रवार को 5 जून को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस मामले को सुना। जजों ने जब इन औरतों की दर्द भरी कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत सरकार को ये आदेश दिया कि अब आप लोग रुक जाइए, इन महिलाओं को अभी देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। कोर्ट ने ये साफ कहा कि 16 जुलाई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक जैसी स्थिति है वैसी ही रहेंगी, यानी अभी इन महिलाओं को देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, असम सरकार और जो चुनाव आयोग है उसको नोटिस भेजा और 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अदालत ने पूछा कि भैया जब इनके पास कागज है तो सिर्फ छोटी मोटी खामियों की वजह से आप किसी को बेगाना कैसे कह सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं कि ये विदेशी हो गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली बात यह है कि असम में नागरिकता का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहता है। असम के मुख्यमंत्री या फिर वहां में जितने भी लोग जो है ये घुसपैठिए वाली राजनीति करते हैं, तमाम चुनावों के अंदर ये मुद्दा गरमाया रहता है, खूब इस पर जमकर राजनीति की जाती है। असम चुनावों के अंदर और असम चुनावों से पहले भी इस मामले में हमने राजनीति होती हुई देखी। लेकिन राजनीति के चक्कर में पिसता कौन है? ये गरीब लाचार महिलाएं, जो महिलाएं पढ़ना लिखना नहीं जानती, जिनके पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है। अगर उनके कागज में एक अक्षर गलत लिखा है तो सोचिए
सीधे सीधे उसके जन्म पर और उसके रहन सहन पर और उसके देश का होने पर सवाल उठ जाते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, उन लोगों को एक कैदी बना दिया जाता है अपने ही देश के अंदर, अपनी ही धरती पर। एक तरफ सरकार कहती है कि हम सबको न्याय देंगे, दूसरी तरफ सालों साल इन बेगुनाह औरतों को डिटेंशन सेंटर की काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब देखिए कि ऐसे देश के अंदर बहुत से मामले हैं जो अवैध घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि देश के अपने लोग जो भारत के अंदर ही पले बड़े, सिर्फ शक के आधार पर उन लोगों को क्या किया गया, उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया और उनको डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया। और कई बार बहुत सी ज्यादतियां उन लोगों के साथ हुई। आपको मैं एक मामला बताती हूँ। केरल के पलक्कड़ के अंदर छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक 31 साल के गरीब मजदूर राम नारायण बघेल को कुछ लोगों ने सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में बेरहमी से पीटा और उसको मार दिया। राम नारायण अपने परिवार का पेट भरने के लिए 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से केरल में मजदूरी की तलाश में गया। 17 दिसंबर को स्थानीय लोगों ने उसकी भाषा और पहनावे को अलग देखकर उसे घेर लिया। उस पर विदेशी होने का आरोप लगाते हुए लात घूंसों से उसको जमकर मारा और अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि वो इस दर्द को सह नहीं पाया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। उसके पूरे शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान मिले। घटना की जानकारी मिलने पर ग्वालियर पुलिस ने मुराली, प्रसाद, अनु, विपिन और आनंदन नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मतलब आप समझिए, घटना साफ दिखा रही कैसे सिर्फ एक मामूली शक और अफवाह की वजह से बेगुनाह भारतीय मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखिए, महाराष्ट्र के मालेगांव का एक मैं आपको मामला बताती हूँ। ये थोड़ा अलग मामला है लेकिन बहुत ही दिलचस्प मामला है। ये भी महाराष्ट्र के मालेगांव का एक बहुत सीरियस मामला है। यहाँ एक हिंदूवादी नेता ने नासिक जिले के अंदर जो मुस्लिम बहुल शहर है मालेगांव का दौरा किया और बिना किसी सबूत की एक अफवाह फैला दी और दावा कर दिया कि मालेगांव में 1000 से ज्यादा, जो बाद में तो ये संख्या भी बढ़ा दी गई थी, 1000 से ज्यादा कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जो अवैध तरीके से देश के अंदर रह रहे हैं और उन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बनवा लिए। इस पर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होने लगी। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत मामले की जांच बैठा दी। एसआईटी का गठन हो गया। एसआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पिछले 1 साल में अपने सरकारी कागजात बनवाने, अपडेट कराने वाले सैकड़ों स्थानीय मुसलमानों को पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया। एसआईटी की जांच में साफ हुआ कि जिन लोगों को बुलाया गया उनमें से कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी था ही नहीं। ये सभी लोग कई पीढ़ियों में बसे मालेगांव में ही रह रहे थे। पुलिस ने इस मामले में हालांकि 19 मुसलमानों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन पर विदेशी या घुसपैठिया होने का आरोप नहीं था। उन्हें उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसके अंदर नाम की हेराफेरी करने या जो सरकारी दस्तावेज थे उनमें कुछ धोखाधड़ी करने जैसे काम थे, जैसे एजेंट्स के जरिए काम वगैरह कराना, तो कुछ ऐसी चीजें थी। गिरफ्तार लोगों में एक कॉलेज का छात्र था, 2 महिलाएं थी, कुछ एजेंट थे, वकील थे और एक स्थानीय पत्रकार शामिल था। एफआईआर में विदेशी नागरिकता से जुड़ी कोई धारा भी नहीं लगाई गई और इस जांच की वजह से मालेगांव के आम और बेगुनाह लोगों में आप सोचिए कितना डर हो गया होगा। और जब ये पूरा का पूरा इतना माहौल इतना डराने वाला बन गया तो उसमें से आप देखिए एक शख्स अब्दुल शरीफ थे जो 25 साल के थे। उन्होंने अपनी कार्ड पर नाम ठीक करवाया। बचपन में पिता की जगह दादा का नाम लिख गया था। नाम तो ठीक हो गया लेकिन एसआईटी ने उन्हें नोटिस भेजकर बुला लिया। शरीफ का कहना था कि अधिकारी नाम बदलने के बजाय उनसे ये पूछ रहे थे कि तुम भारत कब आए, तुम्हारे साथ कितने लोग आए। ऐसे ही एक वकील शाहिद नदीम थे। सुप्रीम कोर्ट के इस वकील के बूढ़े माता पिता को भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि उनके दस्तावेजों में कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद नदीम का कहना था कि जो लोग पीढ़ियों से इसी देश में रह रहे थे उन्हें सिर्फ एक अफवाह के कारण अचानक शक की निगाह से देखा जाने लगा। सरकार और पुलिस ने लोगों का डर दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ कार्रवाई से उत्साहित होकर वो नेता अब अमरावती जैसे महाराष्ट्र के अन्य जिलों के अंदर भी घूम घूम कर यही आरोप लगा रहा था और पुलिस पर दबाव बनाने लगा। अब सोचिए, सिर्फ अपनी गंदी, घटिया, बेहुदा राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई जाती है, आम लोगों के अंदर डर भरा जाता है। अब देखिए, कर्नाटक का एक और मैं आपको मामला बताती हूँ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर, जहां पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले एक हिंदू परिवार को पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ भाषा और शक के आधार पर अवैध बांग्लादेशी मानकर जेल में डाल दिया। जुलाई 2022 में बेंगलुरु पुलिस ने शहर के बाहरी इलाकों में कचरा बिनने वाले और प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में काम करने वाले एक बंगाली प्रवासी मजदूर की एक बस्ती पर छापा मारा।
पुलिस का कहना था कि वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने आए। इसी छापेमारी में पुलिस ने पलाश अधिकारी, उनकी पत्नी शुक्ला अधिकारी और उनके 2 साल के मासूम बेटे अद्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया। पलाश और उनका परिवार जीवन भर पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रहा। वो पूरी तरीके से भारतीय हैं। पलाश को उनकी पत्नी और बच्चे के साथ बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पलाश के परिवार ने कोर्ट में वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी के कागज, LIC, पक्के सरकारी दस्तावेज जमा कराए। लेकिन पुलिस ने कोर्ट में यह दावा किया कि ये सारे पहचान पत्र फेक हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने पहली बार में उनकी जमानत खारिज कर दी। पर परिवार ने बर्दवान से ग्राम पंचायत का पत्र और कुछ पुराने दस्तावेज जुटाकर दूसरी बार कोशिश की। तब जाकर अदालत ने अप्रैल 2023 में उन्हें जमानत दी। लेकिन तब तक ही मासूम परिवार 10 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। जमानत मिलने के बाद भी पुलिस केस बंद नहीं हुआ और उन्हें मुकदमे के लिए बार बार बेंगलुरु जाना पड़ता है। देखिए, जो भी अवैध लोग भारत के अंदर गलत तरीके से रह रहे हैं, बिना किसी दस्तावेज के रह रहे हैं, उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इसको राजनीति का हथियार बनाकर आम लोगों को या बेगुनाह लोगों को सताना बेहद खतरनाक है। खासकर आप देखिए कि वो लोग जिनको जेल के अंदर बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के जेल के अंदर सड़ना पड़ रहा है, उन लोगों पर क्या बीतती होगी जिसने चोरी की, डकैती की, जो है कोई गलत काम किया। अगर वो लोग जेल में है तब समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो शराफत के साथ जो है अपनी जिसने जिंदगी बिताई, देश के अंदर रहा, देश के कानून को माना, सब कुछ किया, लेकिन अगर उसे अचानक से विदेशी बताकर डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाए, सालों साल मामला चलता रहे और उसके बाद ये पता चले कि भैया ये तो अवैध थे ही नहीं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल सही थे। आप सोचिए तो ऐसे लोगों पे क्या बीतती होगी, मेंटली फिजिकली वो लोग कितना हैरेस होते होंगे। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।